इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। क्या है? फंक्शनल यूनिट है किसकी? नेचर की। अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल की। तो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आता है? इसमें हमारा फॉरेस्ट आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। जबकि हम बात करते हैं एक्वाटिक की, तो एक्वाटिक में हमारा आएगा पोंड, लेक, ठीक है, पोंड, लेक, रिवर, और ये एस्चुरी और वेटलैंड ये भी हमारे एक्वाटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पोंड, लेक, वेटलैंड, एस्चुरी एंड रिवर, मतलब पोंड, लेक, रिवर, एस्चुरी एंड वेटलैंड। जबकि हम मैनमेड इकोसिस्टम की बात करते हैं उसमें हमारा क्या आएगा? उसमें हमारा क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। ये क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम जो है ये हमारा मैनमेड के अंदर आता है, ठीक है। देखो, जो एनर्जी की मूवमेंट होती है ना, वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। और वो हमेशा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर ऊपर ये हमेशा यूनिडायरेक्शन होती है एंड ऑलवेज टुवर्ड्स हाइयर ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब बातें करते हैं हम। एक मिनट। तो नाउ द टॉपिक इज प्राइमरी प्रोडक्शन। देखो, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया बाय प्लांट्स, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ठीक है, तो प्लांट्स ने पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बनाया। जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी तो प्लांट्स ने कितना बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर बनाया, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जो ग्रॉस है कि ग्रॉस भाई इतना बायोमास बनाया, उसमें से हम लोग रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है पर्टिकुलरली, यही वो अवेलेबल बायोमास है, क्योंकि इसमें हमने रेस्पिरेशन को घटा दिया है, तो यही वो अवेलेबल बायोमास है जो हेट्रोट्रॉप्स की कंजम्पशन में काम आता है। हेट्रोट्रॉप्स की कंजम्पशन में काम आता है। हेट्रोट्रॉप्स में क्या क्या आ जाएंगे हमारे? हर्बीवोरस आ जाएगा एंड डिकम्पोजर आ जाएंगे। याद रखना है, हर्बीवोरस में हमारे हेट्रोट्रॉप्स में हमारे हर्बीवोरस और डिकम्पोजर्स दोनों आते हैं, हर्बीवोरस एंड डिकम्पोजर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें हमारा आता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, ठीक है, कि वो तो चलो ठीक है यहाँ पे क्या था कि प्लांट्स ने बना लिया, है ना, प्लांट्स ने बना लिया फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। अब न्यू प्रोडक्टिविटी में होता है कि कंज्यूमर ने नया ऑर्गेनिक मैटर जो बनाया है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखो, हमेशा ये जो टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी है ना, ये हमेशा एक्वाटिक से ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्वाटिक के अंदर 4 चीज़ें नहीं होती। जैसे कि इसमें एक तो लाइट जो है वो बड़ी ही लिमिटिंग फैक्टर होगी, लाइट कम जाती है ना एक्वाटिक में। दूसरा, यहाँ पे फॉस्फोरस की बड़ी ही डेफिशिएंसी होती है। तीसरा, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं मिलते, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें डेफिशिएंट है। क्या क्या? लाइट, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम चलते हैं डिकम्पोजर्स के ऊपर। तो भाई डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। डिकम्पोजर का में जैसे कि हम कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? तो फ्रेगमेंटेशन करते हैं डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स में जैसे कि हमारे अर्थवर्म हो जाएंगे, तो ये क्या करते हैं ना, जो डेट्रस है ना, जो डेट्रिटस है उसको
स्मॉल पार्टिकल के अंदर तोड़ देते हैं। क्या कह रहे हैं, जो डेट्रिटस है ना, डेट्रिटस को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो डेट्रीवोर्स है वो डेट्रस जो मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं। ठीक है, अब होता है, अब जैसे कि जो इन पार्टिकल को कौन तोड़ेगा, तो इन पार्टिकल को तोड़ेगा बैक्टीरियल एंड एंजाइम। ये इस छोटे छोटे पार्ट को और छोटे, ये जैसे कि ये तो फिर भी इतने इतने पार्ट थे, इनको इतने इतने पार्ट में तोड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक बात है। हमने देखा फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि डेट्रस से स्मॉल पार्टिकल में टूट गया, फिर स्मॉल पार्टिकल से और छोटा करना है तो वो कौन करेगा, बैक्टीरियल एंड एंजाइम करेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन हमने देख लिया, कैटाबॉलिज्म हमने देख लिया। अब फिर क्या होता है कि जैसे कि अगर ये जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये वाटर सॉल्युबल होंगे, तो ये पानी के अंदर चले जाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ लीचिंग के द्वारा जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वाटर सॉल्युबल, वो पानी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब हमारी बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ये ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। देखो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन जो है ना वो है हमारा डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस है। तो डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस हमारा है ह्यूमिफिकेशन, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। और जब इसको भी कोई तोड़ेगा, इसका भी जब इन डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिनरलाइजेशन। देखो डिकम्पोजिशन जो है ना वो तो डिकम्पोजिशन जो है वो एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलता है इसका। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही तेज़ी से हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन उतनी ही तेज़ी से होगा। ठीक है, ये फास्ट होगा अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। अगर सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं। पहला तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। वाटर सॉल्युबल क्या होता है, अगर उसमें शुगर ज़्यादा है, शुगर वाटर सॉल्युबल होती है ना, वो ज़्यादा है, या फिर इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो हमारा डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। लेकिन ये स्लो होगा। स्लो कब होगा, अगर सॉइल के अंदर लिग्निन एंड चिटिन है। देखो लिग्निन और चिटिन जो है ये दो ऐसे नाम है जो कुछ चिपकाने की बात कर रहे हैं। जब कोई चीज़ चिपकाएगी तो वो फिर डिकम्पोज करने नहीं देती है ना। चिटकिन मतलब कुछ चिपका दिया, लिग्निन कुछ चिपका दिया इस तरीके से। अब ये हमने बोला कि ये हाई टेम्परेचर में होता है, तो अगर लो टेम्परेचर होगा और एनएरोबिक प्रोसेस होगी, मॉइस्चर नहीं है तो क्या है, एनएरोबिक प्रोसेस है ना। अगर एनवेरोसिस है, इस तरीके से एनएरोबिक प्रोसेस है, तो ये क्या करेगा, ये डिकम्पोजिशन नहीं होने देगा, इनहिबिट कर लेगा। इनहिबिट करेगा, भाई लो टेम्परेचर है तो बारिश नहीं हो रही है, तो लीचिंग नहीं हो रही है, तो ये वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, है ना। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द आएगा आगे चल के, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी फ्लो। एक शब्द आता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम लोग पार बोलते हैं। क्या है ये, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो है ना, जो हमारी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो पड़ती है हमारी, उससे 50% कम होता है। और ये जो PAR है, इसका प्लांट कैप्चर करते हैं खाली 2 से 10%। यानी इंसिडेंट रे आ रही है हमारी जितनी भी, उसका 50% तो यही करती है सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसका भी 2 या से 10% करते हैं प्लांट्स। तो मतलब ये सिर्फ 2 से 10%
ही ये है हमारी सनलाइट जो एंटायर लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करके रखती है, ठीक है ना। देखो थर्मोडायनामिक्स के दो लॉ हैं। पहला लॉ ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। दूसरा लॉ ये कहता है कि जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ना, तो उससे क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है। हीट एनर्जी से क्या होता है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होती है। उससे मॉलिक्यूल जो है वो लगातार सिंथेसाइज करेंगे, है ना, इधर उधर उधर घूमेंगे। उससे क्या हो जाता है, डिसऑर्डर फैल जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम वो थर्मोडायनेमिक्स की थर्मोडायनेमिक्स के किसी भी कानून से बच नहीं सकता। अब हम बात करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, ठीक है ना। हर्बीवोरस के अंदर ग्रास होपर आएगा, काऊ सीधा घास खा रही है, ग्रास होपर घास खा रहा है, और जू प्लैंकटन, तो जू प्लैंकटन भी हमारे हर्बीवोरस है, ठीक बात है। तो हर्बीवोरस जो है ग्रास, काऊ और जू प्लैंकटन, इस तरीके से। देखो स्पैरो जो है ना, स्पैरो बताती हूँ अभी। दूसरा है फिर हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को ही हम लोग प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर वही है जो इसको खाएगा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्निवोर हो गया, ठीक है। अच्छा, क्रो और कॉकरोच, कौआ और कॉकरोच ही ओमनीवोरस है। तो क्रो जो है वो मीट वगैरह खाता है, ठीक है ना, ओमनीवोर है ये, वल्चर की कैटेगरी में आ जाता है। देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होती है, हमेशा होगी अपराइट, हमेशा अपराइट होती है, ठीक है। और इसमें हमेशा 10% का सक्सेशन होता है, ठीक है। और ये जैसे जैसे इसमें स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं। देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है ना, कि हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर कुछ सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का। हर ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ईच ट्रॉपिक लेवल में कुछ सर्टेन मास होगा। किसका मास होगा, लिविंग मटेरियल का मास। भाई कुछ तो लिविंग होगा ना यहाँ पे, उस लिविंग मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, ठीक है। और उस बायोमास को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ड्राई वेट की फॉर्म में मेज़र करते हैं, हमेशा ड्राई वेट की फॉर्म में, ठीक है। देखो जो ट्रॉपिक लेवल है ना, वो फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल रोल को, स्पीसीज को नहीं करता। क्यों नहीं करता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे स्पैरो है। तो स्पैरो जो है, स्पैरो मान लेते हैं स्पैरो घास भी खा ले, और स्पैरो जो है वो चींटी भी खा ले, है ना। स्पैरो या फिर कोई भी जानवर वो घास भी खा ले, चींटी भी खा ले। तो स्पैरो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हर्बीवोरस भी हो जाएगी और कार्निवोरस भी हो जाएगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर भी में भी आ गई, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ गई। तो स्पीसीज स्पेसिफिक हम इसमें नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए हम लोग फंक्शनल रोल लेते हैं कि हाँ ये क्या खाता है, इस तरीके से, ये कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज क्या खाती है, कंज्यूमर में आएगी या किस में आएगी, ऐसे। अच्छा, सारे के सारे जो पिरामिड है ना, वो हमारे क्या होते हैं, अपराइट होते हैं मोस्टली, लेकिन एक एक्सेप्शनल है, जैसे कि वो हमारा होगा अपराइट, ठीक है। तो सॉरी, एक हो जाएगा हमारा इन्वर्टेड, एक हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड, कौन सा, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी,
भाई इसमें ना फिश ऊपर फिश ज़्यादा होती हैं और जू प्लैंकटन हमारे कम होते हैं, ठीक है। तो फिशेस ज़्यादा हैं, जू प्लैंकटन कम है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड मॉडल है ये, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं इसमें कोई भी सेप्रोट्रॉप्स का पिरामिड में कोई भी स्थान नहीं होता, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स का पिरामिड में कोई स्थान नहीं होता, ओके। अच्छा जी, इकोलॉजिकल सक्सेशन की हम बात करते हैं। ये जो होता है ग्रेजुअली सक्सेशन में क्या होता है, जब धीरे धीरे, तो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज की कंपोजिशन के अंदर। ये जैसे स्पीसीज यहाँ पे थी अभी जैसे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, लेकिन एकदम से ये हट के कुछ और आ गई है, तो धीरे धीरे हटेंगी, तो ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब एंटायर सीक्वेंस चेंज हो जाए सक्सेसिवली, एंटायर सीक्वेंस चेंज हो जाए सक्सेसिवली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिरे, ओके। अच्छा, प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं। देखो प्राइमरी सक्सेशन जो है ना वो बड़ा ही स्लो होता है, और ये होता कहाँ पे है तो ये होता है जैसे कि जो लावा है वो ठंडा, अभी नया ताज़ा ताज़ा ठंडा हुआ है, न्यूली कोल्ड लावा है, या फिर बेयर रॉक है ना, फ्रेशली पॉन्ड है, न्यू फ्रेश पॉन्ड है, रिजर्वायर है, इनके ऊपर प्राइमरी सक्सेशन होता है। और इन स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पायनियर स्पीसीज बोलते हैं खासकर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि लाइकेन है, ठीक है। दूसरी, अब सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जब नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़, जैसे कि ये जो बनी हुई थी, लाइकेन्स बन गए थे, कुछ कुछ बन गए थे, तो जब नेचुरल बायोटिक जो नेचुरली बनी थी, है ना, नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, अभी डिस्ट्रॉय कैसे होंगी तो अब ये डिस्ट्रॉय कैसे होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ड्यू टू अबेंडेंड फार्म लैंड, है ना, फार्म लैंड को अबेंडन कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, है ना, कुछ किया ही ना गया हो उसके ऊपर, या फिर अबेंडेंड फार्म लैंड है, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, या तो फॉरेस्ट को जला दिया हो, काट दिया गया हो फॉरेस्ट को, या फिर लैंड पे फ्लड आ गई हो, ठीक है ना। अच्छा, अब एक होती है हाइड्राज सक्सेशन। ये कैसे होती है, ये होती है हाइड्रिक टू मैसिक। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही वेट सा एरिया है, ठीक है। और ज़िरैच का मतलब क्या होता है, ज़िरैच का मतलब होता है ड्राई एरिया है। जब ये हाइड्राज एंड ज़िरैच सक्सेशन है ना, सक्सेशन जब ये दोनों मिलती है तो इससे क्या बनता है, इससे हमेशा मीडियम वाटर कंडीशन बनेगी, ठीक है। मीडियम वाटर कंडीशन बनेगी जो कि ना तो ज़्यादा ड्राई होती है ना ही ज़्यादा वेट होती है, ओके। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्पीसीज़ है ये किस प्रकार आती है। तो सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, ये जैसे कि ये इस प्रकार का एरिया है ना। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन है, फिर उसके बाद सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे फ्री फ्लोटिंग प्लांट आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन आएंगे, सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे, फिर फ्लोटिंग,
फिर ये फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाएंगे, स्वैम्प आएंगे, उसके बाद फिर मीडो आएंगे, मीडो मार्श, मीडो स्टेज, स्वैम्प मार्शेज होते हैं ना, मार्श मीडो आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, स्वैम्प, मार्श, मीडो, स्क्रब आएंगे, स्क्रब जो बहुत बड़े ही वैसे पौधे होते हैं स्क्रब, उसके बाद फिर बनेंगे हमारे फॉरेस्ट। ठीक है ना, लास्ट स्टेज है फॉरेस्ट की। बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में एक होता है स्टैंडिंग स्टेट। देखो स्टैंडिंग स्टेट में मतलब होता है कि सॉइल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल के अंदर कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम। तो सॉइल के अंदर ये कितने, जैसे ये सॉइल है इसके अंदर कितने हैं, ये कितने अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का, कैल्शियम कार्बन का कितना है। देखो पता है जो कार्बन है ना, कार्बन वाटर के बाद दूसरे नंबर पर परसेंटेज कार्बन की ही है, ठीक है। अर्थ के ऊपर ना कार्बन 49% पाया जाता है, जबकि टोटल कार्बन का 71% कहाँ पाया जाता है, ओशियंस के अंदर, ठीक है। पता है बायोस्फीयर के अंदर कितना कार्बन फिक्स है, कितना कार्बन फिक्स है बायोस्फीयर के अंदर, 4 × 10⁻13 kg। और ये कैसे बनता है, बायोस्फीयर के अंदर कितना कार्बन फिक्स है, 4 × 10⁻13 kg। और ये फोटोसिंथेसिस के टाइम पे की बात चले, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सॉरी थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोस्फीयर पे इतना कार्बन फिक्स होता है, ठीक है ना। फॉस्फोरस साइकिल की बात करते हैं। देखो फॉस्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो है रॉक, ठीक है ना, क्या है, रॉक है। फॉस्फोरस में ना रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता, फॉस्फोरस में रेस्पिरेटरी रिलीज, जैसे कि कार्बन का रेस्पिरेटरी रिलीज होता है ना, ऐसे नहीं होता। देखो रेनफॉल से कार्बन काफ़ी आता है लेकिन फॉस्फोरस बहुत ही कम आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेंगे बाई चांस कि भैया इकोसिस्टम की जो सर्विसेज है उसके ऊपर प्राइस टैग किसने लगाया, इकोसिस्टम सर्विसेज के ऊपर, तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ताकि चीज़ें कांस्टेंट रहें, ज़्यादा बढ़े ना घटे ना, तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने लगा दिया प्राइस। अब रोबोट ही तो है ना जिसको चेक करेगा क्या कितना प्राइस लगाना है, तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा